नमस्कार, मैं ममता मेहरोत्रा आज आपको अपने पहले संकलन अपना घर जो 2005 में रिलीज़ हुआ था उसकी एक कहानी बुनकर की बेटी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सर्वप्रथम कादम्बनी के अंक में छपी थी और ये संकलन मैंने अपने पिता स्वर्गीय प्रेमनाथ खन्ना, माता स्वर्गीय मीना खन्ना, अपने पति ब्रिजेश मेहरोत्रा और अपने दोनों बच्चों आशुतोष और श्रुति को समर्पित किया हुआ है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। शाम घिर आने को थी। इसकी लालिमा प्रकृति की हरितिमा के साथ मिलकर एक सुनहरी आभा प्रस्तुत कर रही थी। चिड़ियों की चहक का भी अवसान हो रहा था। अंधेरे के चरण धरने के साथ साथ सब कुछ मानो शांत होने लगा था। इस गांव में रोशनी तो पहुंच गई थी, पर उसके आने जाने का समय लक्ष्मी सदृशा था जो चंचला होती है। कब आती है और कितनी देर टिकती है यह सिर्फ उनको ही ज्ञात होता है। वैसे भी इस समय हरिहर को लक्ष्मी की सख्त ज़रूरत थी। उसकी 3 लड़कियां थीं और 2 बेटे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी के विवाह की घड़ी करीब ही आने वाली थी। शादी में ज़्यादा खर्च ना था, पर हैसियत के मुताबिक उसे वह पहाड़ सदृश लग रहा था। बुधिया लालटेन लाकर उसकी बगल में रख गई। अब बस भी करो, सुबह से इस लूम पर बैठे हुए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करना। हरिहर थका हुआ तो था ही, छुंछला पड़ा। तुम भी बस कोनो काम धाम ना होवे, बस बक बक छक छक लगाए रहती हो। देखती नहीं, नेताजी से 50 साड़ियों का ऑर्डर मिला है। कभी भी उनका आदमी आकर जवाब तलब करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, यह तो है, बड़े लोग हैं, शादी ब्याह धूमधाम से करेंगे। कह रहे थे कि 50 साड़ियाँ बारातियों में बांटने माफिक चाहिए ना बहुत महंगी और ना बहुत सस्ती। अपनी हैसियत भर का विवाह करेंगे। फिर बोली, चलो इस बार अच्छी आमदनी हो जाएगी। मुनिया की शादी भी तो सिर पर है, उसका भी तो ख्याल रखना है। हाँ, तभी तो मैं इतना खट रहा हूँ। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। अब जाओ, थोड़ा काम करने दो। यह आखिरी साड़ी है, पूरी कर लूँ तो चैन आएगा। माँ, बापू मेरी शादी के वास्ते कोई साड़ी नहीं बनाएंगे? मुनिया के मन में एक हुक उठी। हाय हाय, कैसी निर्लज सी बातें करती हो। अपने ज़माने में तो तुम्हारी उम्र में हम लोग अपने माँ बाप से इस लिहाजन कुछ बात ना करते थे। पता ही नहीं था कि शादी ब्याह क्या होता है। माँ कुछ सोचती हुई रोटी सेकने में लग गई। पता तो मुनिया को भी ना था कि शादी ब्याह क्या होता है, पर इस लाल वाली साड़ी ने जो लूम पर बन रही थी उसके मन में लालच पैदा कर दिया था। माँ की निगाह हटते ही वह लूम के पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे साड़ी को सहलाने लगी। उसके कोमल स्पर्श से उसका पूरा बदन रोमांचित हो उठा। इतना मुलायम कपड़ा उसने ज़िंदगी में कभी ना पहना था। वह बापू को कहेगी कि उसकी शादी के लिए भी एक ऐसी साड़ी तैयार कर दें। वह फिर उस लूम पर चढ़ी हुई साड़ी पर हाथ फेरने लगी और उसके सुखद मुलायम स्पर्श में सुख अनुभव करने लगी। हाँ, वह ज़रूर बापू से बोलेगी। पता नहीं बापू उसकी बात मानेंगे या नहीं। उसको गुस्सा भी आने लगा। वह नेताजी कितनी साड़ियाँ बना बना कर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। एक उसके माँ बाप है, रत्ती भर भी उसकी चिंता नहीं है। चिंता होती तो ऐसे थोड़े ना करते। मुनिया, माँ ने कई बार पुकारने के बाद उसने जवाब दिया। क्या माँ, क्यों आवाज़ दे रही हो? जाओ, जाकर बकरियों को बांध दो, अंधेरा घिर आया है। हर समय माँ डांटती रहती हैं। देखे कि कैसे निपटाती हैं उसकी शादी के बाद सारा काम। माँ बाप की उदासीनता को ताड़ते हुए वह ढीले मन से बोली, ठीक है, बांध देती हूँ। अगली सुबह ही नेताजी का मुनीम गाड़ी लेकर साड़ियाँ लाने निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह सीधे हरिहर के घर पहुंचा। थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, क्यों बे, माल तैयार है? जी हुजूर, ला दिखा। मुनीम ने साड़ियों का ठीक से मुआयना कर उसको गाड़ी में लदवा दिया। कितना हिसाब बनता है? मुनीम की आवाज़ में वही रौब था। जो आप ठीक समझे दे दें हुजूर या साहब जी। हरिहर के तो गले से आवाज़ ही ना निकलती थी। फिर थोड़ा हिसाब किताब करके बोला, 5000 रुपये हुए साहब जी। पहले भी तुमको रुपया पकड़ाया था। जी साहब जी, वह कच्चा माल ख़रीदने में ख़त्म हो गया।
इतना पैसा? अंधी मचा दी है तुम लोगों ने। इतने में तो बड़े शोरूम से नेताजी साड़ी खरीद कर बांट देते। फिर थोड़ा हिसाब किताब करके मुनीम जी ने 3,000 रुपये पकड़ा दिए। हरिहर अवाक सा मुनीम को देखता रहा, फिर बोला, साहब जी गरीब के पेट पर लात ना मारिए, हम भूखे मर जाएंगे, बेटी की शादी भी करनी है। उसने मुनीम को रोते रोते पैर पकड़ लिया और घिघियाने लगा। मुनीम ने झटके से लताड़ फेंकी, तुम गरीबों की यही आदत बुरी होती है, जहाँ देखो पैर पकड़ लेते हो, 2-4 आंसू बहा लेते हो और दया की भीख मांगने लगते हो। फिर कुछ पिघल कर बोला, लो 1,000 और रख लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और हाँ, सोमवार को आखिरी साड़ी लेने आ जाऊँगा, तैयार रखना। और गाड़ी स्टार्ट कर वह धूल उड़ाता सड़क पर आगे बढ़ गया। हरिहर काफ़ी देर तक उन हरे हरे नोटों को निहारता रहा। थके जाने का एहसास रह रहकर दिल में तीस उत्पन्न कर रहा था। काफ़ी समय लग गया उसको संयत होने में। लो बुधिया, ये पैसा रख लो, काफ़ी धीरे से कह पाया और उदास हो लूम पर बैठ गया। धीरे धीरे खटखट की आवाज़ के साथ लूम चलने लगा। उसके दुखी मन को वह क्रमबद्ध ले दे रहा था। अरे बेटी का ब्याह करना है, कैसे होगा? पूरे गांव की बिरादरी जुटेगी, कुछ सोचा है या यूँ ही बस खटखट करते रहोगे? बुधिया बड़बड़ाए जा रही थी और हरिहर अपनी ही धुन में बुने जा रहा था। फिर बुधिया के काफ़ी बोलने पर जैसे होश में आया और बोला, जाओ सेठ जी से बात कर लो, अपनी 2 कट्ठा ज़मीन बंधक रख दो, उसे शादी निपटा देंगे, फिर देखा जाएगा, मेहनत करके छुड़ा लेंगे। बुधिया कुछ न बोली, कदम घसीटकर सेठ जी के यहाँ चल पड़े। इस ज़मीन से पूरे परिवार का पेट पलता था। दिल में एक हुक सी थी, पर बेटी की शादी का सवाल था। वह सेठ जी के पास जाकर उनसे बात कर वापस घर आ गई। गांव में यूँ भी सब जल्दी सो जाते हैं। रात काफ़ी गहरा चुकी थी, सब गहरी नींद में सो चुके थे। पूरा घर शांत था। एक नहीं सो रही थी तो मुनिया, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह उठकर उस साड़ी के पास जा बैठी। बाहर रिमझिम बूंदें पड़ने लगी थी जो तन को स्पंदित कर भिगोने लगी थी। उसके मन में भी स्पंदन की लय लहरा जाती थी। वह अपने विचारों में इस तरह डूब रही थी कि पानी के छींटों का स्पर्श साड़ी को कौन सा रूप प्रदान कर रहा है, इसका अंदाज उसे ना लगा। सुबह तक वातावरण काफ़ी शांत हो चुका था। माहौल की उत्तेजना जैसे अपनी पूरी तेजी दिखाकर शांत एक कोने में बैठ हौले हौले मुस्कुरा रही थी। हरिहर उठा और नृत्य क्रिया से निवृत्त होलूम के पास गया तो निगाह उसकी साड़ी पर गई। रात में पानी के छींटों ने साड़ी को बदरंग कर दिया था। अब वह किसी काम की ना रही थी। वह सिर पकड़कर रोने लगा। बुधिया भी उसके पास बैठकर सांत्वना देने लगी। उस समय उसके पास कोई शब्द विशेष ना थे। बुधिया काफ़ी देर तक हौले हौले हरिहर का हाथ पकड़ सहलाती रही। हरिहर तो जैसे एक तरफ पड़ा तड़प रहा था, अपने आप को कोस रहा था। ना वह ढिलाई बरतता, न ऐसा होता। नहा कि वह काम कल पर टालता रहा। वह खुद को कोसने लगा, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, सिर्फ मैं। और बाहर दलान में वह सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। अब छोड़ो भी, जो होना था सो हुआ। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर मौन पसरा रहा। वह सन्नाटा भीषण तूफान के बाद वाले सन्नाटे के साथ मिलकर और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। कभी कभी कुछ एक भावनाओं को शब्द सिर्फ छूकर निकल जाते हैं, पर मौन काफ़ी गहरे तक उनका अनुभव करा जाता है। ऐसे ही एक मौन दोनों के बीच पसरा रहा। हरिहर को तो कुछ सूझ ही ना रहा था, पर बुधिया ही बुदबुदा रही थी। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुनिया की शादी सिर पर है, उसको दे देंगे। शायद उसके ही भाग्य की साड़ी थी। और माँ की ममता उस साड़ी में लिपट आंसू भन ढुलक पड़ी। पर वह शब्द हवा की तेजी से मुनिया के कानों में पड़े। वह बाहर ही बकरी को चरा रही थी। बकरी की पीठ सहलाते हुए बोली, सुनती हो कमली? फिर बड़े प्यार से कमली के दूध मुँहे बच्चे को गोद में उठा लिया और उस बच्चे की मुलायम रोएदार पीठ को सहलाते हुए बोली, वह साड़ी मुझको दे देंगी। मेरी शादी में वह साड़ी मुझको मिलेगी। और वह बच्चे को गोद में लेकर जोर जोर से कूदकर अट्टहास करने लगी। वह साड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी। और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमली पहले तो अवाक होकर मुनिया की तरफ देखती रही, फिर अपने बच्चे को सुरक्षित पा घास चढ़ने में निमग्न हो गई। आशा है आपको ये कहानी बुनकर की बेटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और हम लोग हमेशा महसूस करते हैं कि हम लोग गरीब का थोड़ा पैसा बचाकर रईस होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उन पैसों में उनके पूरे सपने, पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन संजोया हुआ रहता है। धन्यवाद।